हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भारत फाइनल में पहुंच चुका है। अभी जस्ट ऑस्ट्रेलिया से मैच जीता है भारत, और उसके बाद मैं अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज के सेशन में हम लोग देखते हैं व्हाट वी गोना सी इन टुडेज सेशन। लेट मी फर्स्ट लिस्ट इट डाउन कि व्हाट आर द टॉपिक्स that I am going to share with you guys in our today's session. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक लिस्ट डाउन कर देता हूँ सो दैट कि आपको ये पता रहे कि इस वीडियो में कौन कौन सा टॉपिक्स वी आर गोना डिस्कस अबाउट। तो कैसे लगी विराट कोहली की बैटिंग, हार्दिक पांड्या की बैटिंग, मज़ा आया। अब आइए, अब एक नया मज़ा लीजिए इधर भी, ठीक है। हम लोग आज टॉपिक्स जैसे कि एक हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लेंगे, ठीक है। और हम लोग थोड़ा बहुत GDP, GNP ये भी देख लेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, MSP के बारे में थोड़ा समझ लेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देयर इज समथिंग इन द न्यूज़ अबाउट SNA न्यूज़ में है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, इसके बारे में भी देख लेंगे। BOP, GDP, GNP, MSP, SNA, ठीक है। GDP में भी एक है ग्रीन GDP, उसके बारे में भी देख लेंगे थोड़ा बहुत। क्या एनीथिंग एल्स डू यू वांट गाइस? कुछ हम लोग टर्म्स हैं जैसे कि प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड, जैसे एक FPO होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स, प्रेफरेंशियल इशू होता है एंड राइट्स इशू होता है, ठीक है। तो हम लोग इतना ही चीज़ देखते हैं आज की वीडियो में। अगर विल गेट sufficient time, if we have time remaining with us, if we have remaining time, then we'll extend 1 or 2 more topics, ठीक है। like inflation के बारे में we'll discuss, या इंश्योरेंस के बारे में। okay, first let me decide कि which pen I should use। आइए तो हम लोग सबसे पहले BOP के बारे में देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। So in one of my lectures, I have told you about the definition of balance of payment, and you know that its meaning is कि all the economic transactions that happen in the country and between the countries के बीच में, and it involves government, it also involves residents। तो केवल BOP में गवर्नमेंट का ही इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स नहीं है, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट का ट्रांजेक्शन, रेसिडेंट का, हम लोगों का भी जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो भी BOP में इन्वॉल्व होता है। सो BOP में सबसे पहले हम लोग BOP को देखते हैं, एंड BOP को हम लोग क्लासिफाई करते हैं करंट अकाउंट में। वी हैव बीन क्लासिफाइड इट इनटू capital account, current account, and one more is, बताइए, capital account, current account and foreign exchange वगैरह, ठीक है। So in our today's lecture, I am gonna focus on current account, ठीक है। आज हम लोगों का फोकस रहेगा current account पर केवल। तो हम लोग अभी BOP में
करेंट अकाउंट के बारे में देखना चाह रहे हैं। सो करेंट अकाउंट में क्या क्या है देखिए, पहले 3 चीज़ें हैं करेंट अकाउंट में। ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं करंट अकाउंट में, ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ये एक हमारे करंट अकाउंट में है। ठीक है, तो ट्रेड इन गुड्स को अगर देखें तो ट्रेड इन गुड्स में क्या होगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ट्रेड इन गुड्स में। अब जो मेन मुद्दा है वो है ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रेड इन सर्विसेज में क्या है, ट्रेड इन सर्विसेज में एक है नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम एंड नेट नॉन फैक्टर इनकम। इस चीज़ को हम लोगों को समझना है, मेन फोकस है हम लोगों का कि फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम क्या है, क्या डिफरेंस है। नेट फैक्टर इनकम किसको बोलते हैं, नेट नॉन फैक्टर इनकम किसको बोलते हैं। तो ये किसके अंदर आ रहा है, ट्रेड इन सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज के अंदर, गुड्स के अंदर नहीं, हमेशा याद रखिएगा, सर्विसेज के अंदर, गुड्स के अंदर नहीं। ठीक है, तो इसको पहले मैं रब करता हूँ और हम लोग पहले अभी नेट फैक्टर इनकम एंड नेट नॉन फैक्टर इनकम के बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फैक्टर इनकम के बारे में क्या बोला जा रहा है, वॉट एवर द इनकम्स अर्न ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बीट लैंड, लेबर और कैपिटल। समझ रहे हो ना, जो भी हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का फैक्टर क्या क्या, लैंड है, लेबर है, प्रोडक्ट, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। तो उस पर जो हम लोग इनकम कमा रहे हैं वही हमारा नेट फैक्टर इनकम है, ओन बाय द रेसिडेंट्स बट यूज्ड अब्रॉड। ठीक है, जो कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब रेसिडेंट का है, लेकिन यूज़ कहाँ पर हो रहा है, ये लैंड, लेबर हमारा, मतलब रेसिडेंट का है, लैंड, लेबर, कैपिटल, यूज़ हो रहा है अब्रॉड में। एग्जाम्पल जैसे प्रॉफिट अर्न्स बाय फॉरेन सब्सिडियरीज ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनीज का कोई फॉरेन सब्सिडियरीज है, सब्सिडियरी समझते हो, फॉरेन डोमेस्टिक कंपनीज का फॉरेन सब्सिडियरीज है, और उस फॉरेन सब्सिडियरीज के द्वारा जो प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है वो आपको किस में आएगा, नेट फैक्टर इनकम में आएगा। देखिए, इंटरेस्ट अर्न ऑन फॉरेन बॉन्ड्स हेल्ड बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट्स। डोमेस्टिक रेसिडेंट्स ने फॉरेन बॉन्ड्स होल्ड करके रखा है, उस पर जो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है वो भी फैक्टर इनकम। डोमेस्टिक एम्प्लॉयड, डोमेस्टिक वर्कर्स एम्प्लॉयड अब्रॉड, वहाँ से जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं, फैक्टर इनकम। अब देखिए, अगर इनकम अर्न फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज दैट आर नॉट डायरेक्टली टाइड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से लिंक नहीं है जिनका, वो नेट नॉन फैक्टर इनकम। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से लिंक नहीं है, देखिए इनकम है, ये क्या है, इनकम है, और ये इनकम अर्न किया जा रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर। अर्न किया जा रहा है किस पर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सिंपल सा समझिए ना, लैंड, लेबर, कैपिटल। आप मान के चलो अपना कैपिटल लगा के रखे हो फॉरेन में, आप अपना कैपिटल कहाँ के रखे हो, फॉरेन में। जैसे क्या कैपिटल है आपका, एक कंपनी है, आप कंपनी के ओनर हो, समझ रहे हो, और आपने अपना एक कंपनी बना डाला विदेश में, तो कैपिटल तो आपका लगा, आप तो भारतीय हो। अब उस वहाँ जो प्रॉफिट कमा रहे हो अपने कंपनी से, फॉरेन सब्सिडियरीज ऑफ योर डोमेस्टिक कंपनी, तो वो क्या होगा, फैक्टर इनकम ही होगा ना, आपने अपना कैपिटल लगा के रखा उसमें सर, समझ रहे हो। उसी तरीके से मान के चलो आपने क्या किया कि फॉरेन बॉन्ड खरीद के रखा हुआ है यूएस गवर्नमेंट का
सिक्योरिटी बॉन्ड्स आपने खरीद के रखा हुआ फॉरेन, उस पर अभी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, यू हैव अर्न इंटरेस्ट ऑन दैट, तो वो भी इंटरेस्ट किसके अंदर आएगा बताइए? फैक्टर इनकम के अंदर आएगा, क्योंकि आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है ना अपना। समझिए इस बात को। तो ये सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको ये समझना जरूरी है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आ रहा है। लैंड, लेबर, कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नेट फैक्टर इनकम। अब देखिए इनकम यहाँ पे क्या है, इनकम अर्न किया जा रहा है, ओनरशिप, आपका ओनरशिप है कोई इंटेंजिबल एसेट्स का, उस पर इस पर नहीं, अगर इस पर होगा तो फैक्टर हो जाएगा। बाकी अदर चीज़ से अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो, इनकम अर्न कर रहे हो, तो फिर वो आपका नेट नॉन फैक्टर इनकम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा तो जरा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड नेट का मतलब समझ रहे हो ना, कि वो लोग यहाँ आके कमा रहे हैं, हम लोग वहाँ जाके कमा रहे हैं, तो ओवरऑल सब्ट्रैक्ट कर दो तो नेट आ जाएगा। ये तो पता ही हम लोगों को। जैसे नेट नॉन फैक्टर इनकम में देखिए, जैसे कि नेट इनकम फ्रॉम शिपिंग सर्विसेज, व्हेन अ डोमेस्टिक शिपिंग कंपनी ट्रांसपोर्ट्स गुड्स फॉर फॉरेन क्लाइंट्स, द इनकम अर्न्ड इज नॉट टाइड टू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स इटसेल्फ, it's service provided that earns revenue. It's a service provided that earns revenue. अब मान के चलो शिपिंग सर्विस से, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह शिपिंग सर्विस से आप अगर इनकम कमा रहे हो, तो शिपिंग सर्विस जो कर रहे हो कि फॉरेन क्लाइंट्स के लिए आप अपना गुड्स वहाँ भेज रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। कोई एक डोमेस्टिक शिपिंग कंपनी है, समझिए इसको अच्छे से, पहले समझना जरूरी है। कोई एक डोमेस्टिक शिपिंग कंपनी है, वो फॉरेन क्लाइंट्स के लिए गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो उनको इनकम मिल रहा है डोमेस्टिक शिपिंग कंपनी को। वो इनकम जो है फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स इटसेल्फ, उससे कनेक्टेड नहीं है। ये इनकम क्या है, जो सर्विस प्रोवाइड किया। अब जिस सामान को आप लेके जा रहे हैं, उस सामान के बदले में थोड़ी पैसा मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट जो कर रहे हो सामान को, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, शिपिंग कंपनी क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उस सर्विस के बदले में आपको पैसा मिला। क्या वो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे इनकम कमाया? नहीं ना भाई साहब, आपने इनकम किस पर कमाया वहाँ पर? सर्विस प्रोवाइड करके, नॉन फैक्टर चीज़ों से आपने इनकम कमाया, तो वो नेट नॉन फैक्टर इनकम में काउंट होगा। अगर आप शिपिंग से कमा रहे हो, अगर आप टूरिज़्म के थ्रू कमा रहे हो, अगर आप बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू कमा रहे हो, ये सब इसमें आएगा। ठीक है, अब जैसे अब ये बताइए कि नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया वहाँ से आपका इनकम आ रहा है, तो फैक्टर इनकम आएगा, क्योंकि कैपिटल फैक्टर प्रोडक्शन का पार्ट है। आप एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन दे रहे हो, नेट इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से आप जो इनकम कमा रहे हो, तो वो आपका एक तरीके से लेबर हो गया ना। तो लेबर फैक्टर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या फैक्टर प्रोडक्शन, वो सब किस में आएगा, नेट फैक्टर इनकम में। अब बाकी सारा चीज़ जैसे कि टूरिज्म से, शिपिंग से और बैंकिंग सर्विसेज से, ये सब क्या आएगा बताइए? ये सब आपको नेट नॉन फैक्टर इनकम आएगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस समझना था हम लोग को। अब देखिए ये हो गया हमारा, एक था हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स, पहले तो ये बताइए कि ट्रांसफ़र पेमेंट्स किसका पार्ट है? क्या करंट अकाउंट का पार्ट है ना, याद रखिएगा, करंट अकाउंट का पार्ट है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स, इसमें क्या क्या आता है? गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स, गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स, ये सब इसके पार्ट है। ठीक है, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये तो पता ही रहता है। कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो कर रहे हो, एक्सटर्नल बोरोइंग्स वगैरह, एक्सटर्नल असिस्टेंस वगैरह, वो सब कैपिटल अकाउंट में। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वी ऑलरेडी न्यू अबाउट इट। ठीक है,
तो अगर मान के चलिए कभी आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द नेट नॉन फैक्टर इनकम, उसमें देगा कि नेट इनकम अर्न फ्रॉम शिपिंग सर्विसेज, टूरिज्म, बैंकिंग सर्विसेज। तो ये तीनों आपको नेट नॉन फैक्टर इनकम के अंदर आएगा, ठीक है। इट इज़ कवर्ड अंडर। सो बेसिकली मकसद मेरा ये था कि टू क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड नॉन फैक्टर, ठीक है। जीएनपी, डू यू नो अबाउट जीएनपी, जीडीपी? जीएनपी क्या होता है? जीडीपी प्लस एनएफआई एफए। जो जीडीपी होता है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, वॉट एवर ऑल द प्रोडक्शन of goods and services, its monetary value is called GDP. And when we add NFIFA, net factor income from abroad, तो we get gross national product, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है by our nationals, तो GNP का पार्ट हो जाता है। तो इंडिया में बेसिकली क्या होता है, NFIFA जो होता है नेगेटिव होता है, we know that, जिसकी वजह से GNP क्या हो जाता है, जिसकी वजह से GNP लेस देन GDP हो जाता है। एंड दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट जीडीपी में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जो इकोनॉमिक ग्रोथ बकते रहते हैं, किस में कैलकुलेट करते हैं बताइए? जीडीपी में कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा एनएफआईएफए नेगेटिव है। इट सिंपली मीन्स दैट कि वॉट एवर द इनकम्स वी हैव अर्न फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड द foreigners come to India, they also earn in India. So first income of Indians residents earned from foreign minus income of foreigners earned in India, तो ये नेगेटिव आता है। मतलब कि हम लोग बाहर में जाके जितना कमा नहीं रहे हैं, वो लोग भारत में आके ज़्यादा कमा जा रहे हैं, ठीक है। मान के चलो इंडिया में कुछ लोग बाहर जाके कमा रहे हैं, मान के चलो कमा रहे हैं 10 लाख। अब विदेशी लोग भारत में भी आके तो कमा रहे हैं ना, वो आके 20 लाख कमा रहे हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल तो माइनस 10 लाख हमारे कंट्री से, मेरे कंट्री में आया 10 लाख, ये लोग 20 लाख लेके चला गया, तो ओवरऑल क्या हुआ? माइनस 10 लाख ना, मेरे कंट्री से नहीं 10 लाख निकल गया। तो NFIFA हमारा नेगेटिव है भाई, समझो बात को, समझ रहे हो? तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, ठीक है। जीएनपी जीडीपी का बेसिक डिफरेंस, फॉर्मूला यू नो दैट। एंड ग्रॉस को नेट बनाने के लिए यू नो दैट कि यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट व्हाट, बताइए? वही जो वैल्यू डिग्रेड होता है, क्या बोलते हैं उसको? डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन। हाँ, तो जो भी है जीएनपी को एनएनपी बनाना, जीडीपी को एनडीपी बनाना, तो माइनस डेप्रिसिएशन, चूँकि जो भी एसेट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स वैल्यू गेट्स डेप्रिसिएटेड, ठीक है। तो आपको एनएनपी मिल जाए। जैसे एनएनपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स, नेट नेशनल, जो जीएनपी है उसमें से आप डेप्रिसिएशन कर दो। तो ग्रॉस का मतलब यू नो दैट कि ग्रॉस टोटल, और नेट का मतलब नेट है भाई, कि कुछ तो माइनस करना होगा ग्रॉस में, टोटल में माइनस कुछ करोगे तब ना नेट आएगा। डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है, ठीक है। एक टर्म जो था ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी क्या था? जीडीपी एडजस्टेड फॉर एनवायरमेंटल डैमेज। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोग करते हैं एंड वी हैव सीन दैट ऑलवेज कि वेयर एवर देयर इज इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस या फिर जोन वेयर देयर इज कंसर्न अबाउट environment, like in where Himalayas, Western Ghats, आप जान रहे हो कि वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल एरियाज़ है कंसर्निंग एनवायरमेंटल आस्पेक्ट्स, ठीक है। तो सो रिगार्डिंग दैट, कीपिंग इन माइंड दैट हम लोगों को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वगैरह करना होता है एंड देयर इज़ ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन
इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मैनेजिंग सस्टेनिंग इन्वायरमेंट देयर, ठीक है। तो उस बैलेंस को करने के लिए यू नो दैट प्रॉब्लम होता है, चाहते हैं हम लोग टूरिज्म डेवलप करें हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन डिफॉरेस्टेशन करना होगा, उसके लिए पेड़ पौधे काटने होंगे नए नए होटल्स बनाने के लिए। सो यू नो दैट तो इन्वायरमेंटल डैमेज के कॉस्ट पर जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो उसको आप एडजस्ट कर दो, माइनस कर दो जितना उसकी वजह से हो रहा है लॉस, तो वट एवर वी गेट इज ग्रीन जीडीपी, मतलब जीडीपी विच इज एडजस्टेड फॉर what indexed for environmental damage. I think you get the feeling, मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक टर्म MSP के बारे में, I know guys कि you already are aware of MSP और always in the news, हर दिन हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर पे you can see कि कुछ ना कुछ दिल्ली में प्रोटेस्ट चलते ही रहता है किसान से रिलेटेड, ठीक है। और रीजंस वी नो कि MSP अभी तक लीगल नहीं हुआ है, येट नॉट लीगल, नॉट फॉर इवन अ सिंगल क्रॉप, एक किसी सिंगल क्रॉप तक के लिए भी नहीं। अगर एग्जाम में ऐसा लिख दे कि फॉर सम ऑफ द क्रॉप्स इट इज़ लीगल, नहीं, सम वर्ड देखने से ट्रू नहीं मारना होता है, ठीक है, कि कुछ क्रॉप्स के लिए MSP लीगल है, सम वर्ड से हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो किसी भी क्रॉप्स के लिए लीगल नहीं है MSP, ठीक है। MSP कितने के लिए अनाउंस किया गया? 22 क्रॉप्स के लिए, एंड वी शुड नो अबाउट द नेम्स ऑफ सच क्रॉप्स। हम लोगों को उस क्रॉप्स के बारे में जानना चाहिए कौन कौन से हैं। एंड FRP के बारे में पता है ना, शुगर केन के लिए हम लोग क्या अनाउंस करते हैं, सरकार क्या अनाउंस करती है? FRP, रिम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है। 22 क्रॉप्स क्या हैं, विल सी, देखते हैं हम लोग, ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग है, हाँ, CSCP के बारे में आपको पता होगा कि ये रेकमेंड कौन करता है? CSCP का काम है रिकमेंडेशन का, CSCP का काम है रिकमेंडेशन का, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। CSCP का काम है कि रेकमेंड करे कि टू हाउ मच वी शुड फिक्स दिस MSP प्राइस, कितना रखें फॉर दिस सीजन, मतलब कि बिफोर सोइंग सीजन बिगिंस, ठीक है। MSP इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, सोइंग सीजन स्टार्ट होने से पहले MSP को अनाउंस कर दिया जाता है। एंड सी what are those 22 crops, क्या है वो? begin with खरीफ क्रॉप्स, you know that monsoon crops, तो राइस के साथ क्या क्या आएगा बताइए? ज्वार बाजरा, राइस मेज, ज्वार बाजरा, राइस मेज ज्वार बाजरा, राइस मेज ज्वार, एकदम याद रखना है, 4 तो याद रखिए, खरीफ क्रॉप्स है, ये सब MSP के अंदर है, 22 क्रॉप्स के अंदर। राइस मेज ज्वार बाजरा, रागी तुर मूंग उड़द, रागी तुर का दाल होता है ना शायद, मूंग उड़द, ग्राउंडनट सनफ्लावर सोयाबीन, ग्राउंडनट सनफ्लावर सोयाबीन, sesamum, niger seed and cotton, sesamum, niger seed and कॉटन, ठीक है। रबी क्रॉप्स हम लोगों को पता है, वीट के साथ बार्ले, वीट बार्ले एक साथ याद रखिएगा। वीट बार्ले में जैसे राइस में ज्वार बाजरा एक साथ याद रखिएगा।
राइस मिस ज्वार बाजरा, राइस मिस ज्वार बाजरा एक साथ, वीट बार्ले, वीट बार्ले, वीट बार्ले एक साथ। पुराना क्रॉप्स, पहले क्या आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सबसे फर्स्ट क्रॉप्स टू बी कल्टिवेटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, बार्ले। ठीक है, इसके साथ ग्राम मसूर, रैपसीड, मस्टर्ड, सैफफ्लावर, ग्राम मसूर, रैपसीड, mustard and safflower, mustard, safflower, सनफ्लावर भी है, सनफ्लावर खरीफ में, सनफ्लावर खरीफ में, सैफफ्लावर रबी में। ठीक है, इसके अलावा कुछ को कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं कुछ। अरे यार एक भी पेन ढंग से क्यों नहीं चलता। कुछ कमर्शियल क्रॉप्स भी हैं, जूट, कॉटन, टेल मी मोर, वन मोर इज कॉपरा। कॉपरा पता है आप लोगों को, वही कोकोनट का जो हस्क होता है, डिहस्क कोकोनट, मतलब कोकोनट का छिलका उलका उतार दो, जो वो टकला वाला कोकोनट मिलता है, डिहस्क कोकोनट, वही कॉपरा कहलाता है। ठीक है, तो उस पर भी एमएसपी मिलता है। एसएनए जो है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स यूएन के द्वारा डेवलप किया गया है, यूएन के द्वारा, एकदम याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस वुड बी गिवन। ठीक है, सो वी शुड नो, वी मस्ट रिमेंबर कि यूएन हैज़ डेवलप्ड इट। किसने डेवलप किया इसको? यूएन ने। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स इज डेवलप्ड बाय द यूएन, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनली एग्रीड स्टैंडर्ड set of recommendations on compiling economic activity measures। ठीक है, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजर्स वगैरह हैं उसका एक कंपाइलेशन करके रखना है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट से। यूएन इस चीज़ को डेवलप कर रही है या डेवलप किया है। ग्रीन जीडीपी वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट। एंड दी last topic of the day, guys, last topic, what do you mean by follow on public offer? Have you ever heard of FPO? आपने IPO के बारे में सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे कोई कंपनी लिस्टेड होने वाली होती है, जैसे जोमेटो आई थी, पेटीएम आई थी, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली थी, तो जो पहली बार प्राइमरी मार्केट में जो अपना शेयर लॉन्च करते हैं एकदम फ्रेश शेयर, दैट वुड बी कॉल्ड एज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। एंड आफ्टर दैट जो राउंड आता है, सेकेंड राउंड जो होता है, उसको FPO बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। प्रोसीजर ऑफ बल्क व्हेन ए लिस्टेड कंपनी कम्स आउट विद अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स और मेक्स एन ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक टू रेज फंड्स। समझ में? फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स जब आता है लिस्टेड कंपनी का, तो वो होता है FPO। प्रेफरेंशियल इशू डेफिनेटली किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ही न्यू शेयर देना है। मान के चलो ये शेयर से अपन वेंचर कैपिटलिस्ट के पास ही अपना शेयर डाइल्यूट करेंगे, उनको ही शेयर बेचेंगे, तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उनको अगर इशू कर रहे हैं तो वो प्रेफरेंशियल इशू होगा। प्रोसीजर ऑफ बल्क अलॉटमेंट ऑफ फ्रेश शेयर्स टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, कंपनीज और एनी अदर पर्सन बाय एनी पर्टिकुलर कंपनी फॉर फंड रेजिंग के लिए, इज नीदर ए पब्लिक इशू नॉर ए राइट्स इशू। अब ये जो होता है ये ना ही पब्लिक इशू है, ये पब्लिक को इशू नहीं किया जा रहा है। प्रेफरेंशियल इशू इज नॉट अ पब्लिक इशू एंड इट इज नॉट अ राइट्स इशू, और ये राइट्स इशू भी नहीं है। जैसे कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या है, IPO FPO क्या है, पब्लिक इशू है, पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है।
आईपीओ और एफपीओ क्या है? ये सब पब्लिक इशू है, पब्लिक को शेयर बेचा जा रहा है। प्रेफरेंशियल इशू पब्लिक को नहीं, वेंचर कैपिटलिस्ट को, इन्वेस्टर को, ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उन्हीं को। राइट्स इशू क्या है? राइट्स इशू वो है कि जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, आपका कंपनी लिस्टेड है, योर शेयर इज ऑलरेडी ट्रेडिंग ऑन दी stock exchanges, you have your company have got shareholders, they've already existing shareholders, and you are issuing the fresh share to only whom? To only those existing shareholder। केवल आप उसी को शेयर इशू कर रहे हो जो आपका शेयर होल्डर हो। अगर मेरे पास आपकी कंपनी का शेयर नहीं है, मैं खरीदना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू राइट्स इशू, तो मैं नहीं खरीद सकता हूँ। केवल वही खरीद सकता है राइट्स इशू के थ्रू जो आपकी कंपनी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जिसके पास आपकी कंपनी का शेयर है, उसी को आप राइट्स इशू दे सकते हो, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल इशू भी राइट्स इशू भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रेफरेंशियल इशू मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट जो बैठा है उसके पास आपकी कंपनी का पहले से शेयर होना चाहिए ना, वो राइट्स इशू के केस में। और सारा प्रोसेस फंड रेजिंग के लिए ही होता है, ठीक है। जो आपके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो कि आपकी कंपनी का एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको ही आप इशू कर रहे हैं फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, तो वो राइट्स इशू है। नाउ आई थिंक गाइज you might get the tone of follow-on public offers, IPO, preferential issue, rights issue, ठीक है। and this term must be clear होना चाहिए, and we don't need to get any confusion in such easy topics। and if you have any doubt remaining in your mind, you can point down in the comment section. I'll definitely solve it. I'm here for you guys, don't worry। So with this, I'll end today's session. Love you all. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.